नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई भी ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ। हमारे साथ ईशू दत्वानी हैं, अनमोल ज्वेलर्स के। हमारे साथ आरके जैनामनी हैं, सीनियर साइंटिस्ट आईएमडी के। और साथ ही अनुज गुप्ता हैं, एंजल कमोडिटी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का मार्केट अब एक बार फिर से, हालांकि बहुत रफ्तार तो नहीं है, लेकिन मार्केट बीच बीच में तेजी की कोशिश में लगा हुआ है। तो क्या ये तेजी अब यहां से बढ़ जाएगी या मार्केट इसी लेवल के आसपास घूमता रहेगा, इर्द गिर्द घूमता रहेगा? इसी पर हम पहले बात करेंगे। दत्वानी जी, आपका क्या व्यू होगा? क्या 51,000 के आसपास एक गोल्ड में अच्छी बाइंग बनती हुई आपको दिख रही है? कुल एक हिसाब से ये जो स्टेबिलिटी है वो अच्छा है, क्योंकि क्लाइंट जब भाव बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो कंफ्यूज हो जाता है। और अभी हम देख रहे हैं कि जो ये 51,000 का फिगर है, वहां से ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है भाव, वहां पर उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कंफ्यूजन जो ग्राहक के माइंड में, जो लोग अपना माइंड मेकअप नहीं कर सकते हैं कि हमको कमती भाव में चाहिए, तो वो रुक जाते हैं जब वॉलेटिलिटी होती है। तो ये अच्छी बात है। स्टेबिलिटी हमेशा मार्केट के लिए अच्छा होता है, और भाव ज्यादा नहीं गिरना वो इस बात का भी सबूत देता है कि लोअर लेवल पे सपोर्ट अच्छा है प्राइस को। तो एक बार ये सपोर्ट और स्टैंडर्ड अच्छा बनेगा तो यहाँ से फिर धीरे से भाव बढ़ने की उम्मीद भी है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अब यहाँ से 51,000 के आसपास ही मार्केट घूम रहा है। आप कह रहे हैं कि यहाँ से बहुत नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ से तेजी बन सकती है। ठीक है, बीरेन वकील जी, क्या आप भी सहमत हैं और आपको भी लगता है कि 50-800 के आसपास का लेवल अच्छी बाइंग का लेवल है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए? फिलहाल मार्केट सीमित दायरे में रहेगा। आज तो जैसे कि अमेरिका बंद है लेबर हॉलिडे के कारण, और जो ETF बाइंग आ रही थी स्पेशली इंस्टीट्यूशनल साइड में, वो थोड़ी रुकी हुई है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस बढ़ने से इंश्योरेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है और कुछ बैंक्स ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं दे रहा है, यानी इंश्योरेंस में कैप लग गई है। तो मैं समझता हूँ टेम्पररी ये तेजी में थोड़ा सा विराम है। और जैसे कि ये फेड का अगला मीटिंग आएगा 15 तारीख को, वहाँ से नए डायरेक्शन मिलेंगे, प्रोबेबली अपसाइड ही मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये आगे का आपका आउटलुक है। लेकिन आज के लिए अनुज जी, आज शाम के लिए गोल्ड में आप क्या ट्रेड देख रहे हैं? क्या करना चाहिए आज इवनिंग मार्केट में गोल्ड में? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। गोल्ड में अगर हम पिछले 3 हफ्तों से देखें तो एक लोअर ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया है, और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड ने अपने लास्ट वीक के लो को ब्रेक किया है। तो एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर एक्टिव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट लो ब्रेक कर रहा है, हमने देखा है कि रिसेंटली मॉर्निंग में ये $1925 का लेवल बनाया था। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो है थोड़ा सा यहाँ पर वीक होता हुआ दिख रहा है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बिकवाली करके चलना चाहिए, करीबन 51,100 के आसपास। स्टॉप लॉस 51,450 का रहेगा, टारगेट करीबन 50,100 तक हो सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट में $1910 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर वीक का है, तो अभी मुझे लगता है कि खरीदारी से बचना चाहिए। फिलहाल थोड़ा सा भाव नीचे आ सकता है। ठीक है। दत्वानी जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं गोल्ड को लेकर के। आपने कहा कि इस लेवल पे अच्छी बाइंग बनती है, आपको लगता है कि यहां से अच्छी तेजी आएगी आगे। तो अब जो तेजी आएगी उसमें फिजिकल मार्केट का कितना योगदान रहेगा? क्या फिजिकल, हालांकि अब तक की तेजी इन्वेस्टमेंट डिमांड के दम पर है, आगे भी इन्वेस्टमेंट डिमांड ही ड्राइव करेगा, ये अलग बात है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिजिकल डिमांड में आप कुछ बढ़ोतरी आप देख रहे हैं क्या यहाँ से आगे? तो आप बिलीव करिए, हमारे पास हम काफी फिजिकल
प्योर गोल्ड, स्टैंडर्ड गोल्ड बार्स और 1 kg बार्स, इनफैक्ट ओपनिंग हमने लॉकडाउन के बाद जब ओपनिंग की है तो हमारा जो ज्वेलरी का सेल और स्टैंडर्ड गोल्ड का सेल कोई मुकाबला नहीं है, मतलब 1:7, 1:8 होगा। तो ज्यादा हमारे क्लाइंट भी अभी वो फिजिकल प्योर गोल्ड अच्छा। खरीद रहे हैं, तो उसका ही बाइंग ज्यादा हो रहा है ज्वेलरी से ज्यादा गोल्ड में। बाकी डायमंड और ज्वेलरी और अनकट ज्वेलरी में तो खैर ज्वेलरी ही हो रही है। और यहाँ पर एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, वो ये कि रुपी थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, रुपी 73 वाले रेंज पे आया है, तो उसका भी अगर डिप्रिसिएशन आएगा उससे भी गोल्ड को बढ़त मिलने की चांस है। ठीक है, तो आपको लगता है कि गोल्ड की डिमांड अभी यहाँ पर बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया इशू दत्वानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। बीरेन जी, चांदी का मार्केट अब आपको यहाँ से कैसा लग रहा है पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से? पोजिशनल सेटअप अभी भी इसका बुलिश साइड का ही है। जब तक कॉमेक्स में ये 2440 को होल्ड करता है तब तक इसकी जो एक्सपेंडेड रेंज रहेगी वो 24 से 3220 की रहेगी। और इंडियन टर्म्स में मैं ऐसा मानता हूँ कि 63,000 से 71 के बीच मार्केट रहना चाहिए। काफ़ी रनअप के बाद ये कंसोलिडेशन हो रहा है। इसमें थोड़ा ETF का बाइंग जिस हिसाब से बढ़ रहा है और सिल्वर कॉइन का जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट डबल हो गया है लास्ट ईयर की तुलना में, तो अभी भी जो फ्लो है वो गोल्ड की तुलना में सिल्वर में ज़्यादा है ओवरसीज मार्केट में। यहाँ डिस्पेरिटी की वजह से इतना फ्लो नहीं है, फिर भी यहाँ मैं शॉर्ट इस भाव से अवॉइड करूँगा। ओके, ठीक है, तो ये आपका व्यू है। लेकिन अनुज जी, इंट्राडे ट्रेडर को आज शाम के मार्केट में क्या ट्रेड लेना चाहिए सिल्वर में, चांदी में? देखिए, चांदी इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $27 के नीचे आई है और करीबन 26.78 डॉलर पे रेट चल रहा है। तो एक नेगेटिव टेरिटरी यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दिया है। एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी रही है और पिछले 3 हफ्तों से लगातार एक नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज कर रहा है। तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है कि सिल्वर में भी यहाँ देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर में हमारा सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रहेगा। 68,300 के आसपास बिकवाली करके चलें। स्टॉप लॉस 69,600 का रहेगा। टारगेट करीबन 66,000 तक हो सकता है और नीचे करीबन 26.20 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए भी सिल्वर के अंदर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सिल्वर में अभी बिकवाली करके चलना बेहतर रहेगा, इस पर आप नजर रख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। अब हम बात करते हैं मानसून की। हालांकि मानसून महीने का ये आखिरी, मानसून सीजन का ये आखिरी महीना है और पिछले 3 महीने में बहुत अच्छी बारिश हुई है। अब सितंबर में भी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। आज IMD की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये सारी बातें कही गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए RK जेनामनी हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं IMD के। बहुत बहुत स्वागत है जेनामनी जी आपका। सितंबर महीने के लिए भी आप लोगों ने अच्छा अनुमान जताया है, तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के अब नया क्या है क्योंकि अब देखिए क्रॉप तो, खेती तो हो चुकी, मतलब फसल खेत में है। अब वितरण भी, हालांकि बहुत हद तक क्रॉप मैच्योर्ड भी है, लेकिन वितरण बहुत महत्वपूर्ण है अब बारिश का। तो सितंबर के महीने में बारिश का वितरण कैसा रहने वाला है? नहीं, जैसे सितंबर में तो अभी रेनफॉल रिडक्शन फेज में चल रहा है, तो फर्स्ट 2 वीक जो है थंडरस्टॉर्म ऐसे ही कहीं हो रहा है, बट कोई ऑर्गेनाइज पैटर्न नहीं है। तो मेनली पेनिनसुलर इंडिया में थोड़ा रेन रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला रूटीन एरिया है। और 15 या 16 सितंबर के बाद थोड़ा बहुत एक सिस्टम फॉर्म होगा, तो ईस्ट सेंट्रल इंडिया, उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़, ये इलाका में थोड़ा न्यूज पेल दिखाई देगा। अदरवाइज ऐसे कुछ दिगर तो अभी तक नहीं है इंडिकेशन। और जहां तक राजस्थान का बात करें, राजस्थान हैज गॉट वेरी गुड रेनफॉल पर्टिकुलरली लास्ट 15 डेज। एंड जो हमारा जो पश्चिम राजस्थान है वो जो है 31% है, मतलब एक्सेस है प्लस। वो जो सीजन है 1 जून से आज तक 7 सितंबर, ईस्ट राजस्थान भी -1% है, ऑलमोस्ट 100%, मतलब इट गॉट द नॉर्मल। तो जहां तक डेफिशिएंट रेनफॉल एरिया है, वेरी स्मॉल एरिया, वेस्ट उत्तर प्रदेश है -29%,
और जम्मू कश्मीर -23%। बाकी जो है हिमाचल थोड़ा नियर डेफिशिएंट है, थोड़ा हिल एरिया में कम है, वेस्टर्न हिमालयन हिल। बाकी इलाका बहुत बढ़िया बारिश हुआ है। अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा। बारिश थी जो पॉजिटिव रेनफॉल नहीं, डिपार्चर एक चीज, हाँ बोलिए प्लीज। हाँ ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ जैनामणि जी, कि आपने कहा कि महाराष्ट्र में अभी कुछ बारिश की संभावना बनी हुई है, तो मुंबई को बारिश से कब मुक्ति मिलने वाली है? क्योंकि मुंबई में भी काफी अच्छी बारिश हुई है इस बार। तो क्या माना जाए कि अब मुंबई में बारिश पूरी हो गई या अभी और होने वाली है? नहीं, जैसे ये बीच बीच में जो थंडरस्टॉर्म रिलेटेड रेन है वो तो महाराष्ट्र में होता रहेगा, क्योंकि मानसून का जो रिटर्निंग महाराष्ट्र से जो विड्रॉल है वो टाइम है अभी। तो इसीलिए जो बोलते हैं कि मानसून जाते वक्त भी अच्छा रेन दिलाता है महाराष्ट्र में। तो जैसे मध्य महाराष्ट्र काल हुआ था, होता रहेगा रेन बीच बीच में, लेकिन ऐसे कोई ऑर्गेनाइज वाला बारिश नहीं है, मतलब कोई हैवी या ज्यादा ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ओके ओके। और जहाँ बहुत तक शुक्रिया आर.के. जैनामणि जी आपका हमारे साथ। जी जी जी, बोलें सर, कंटिन्यू करें सर, जैनामणि मैं जी। ये बोलना चाहता हूँ, जैसे हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो हम राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम बोल रहे थे कि जो है मानसून नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा। तो जैसे आज जो मेजर पॉइंट्स था कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन, आप जैसे बोले बिल्कुल ही राजस्थान को लेकर के, कभी उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो सारे जगह में मतलब मानसून जैसे आज बाकी 15-20 दिन रह गया, पर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा। अगस्त महीना मेनली जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो हुआ, उन्होंने वो ज्यादा एडजस्ट उसी में ही हुआ है। और सबसे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो अराइवल ऑफ द मानसून भी टाइम पर हुआ था, कवर ऑल इंडिया भी टाइम पर हुआ था, और उसके साथ साथ जो अगस्त का रेन है जो सेंट्रल इंडिया डेफिशिएंसी था वो भी फिलअप हुआ। और ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा पश्चिम भारत जो -9% या -10% चल रहा है, अदरवाइज बाकी अच्छा है ओके। और ऑल इंडिया आज 8% है, +8%। चलिए, ये बहुत जी जी, ये बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए आईएमडी को, मौसम विभाग को, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने, और शुरुआत से ही जब पहला फोरकास्ट आया था आपका अप्रैल के महीने में, उससे पहले से हमारी बात हो रही है आपसे, और आपने उसी वक्त से ये बात बहुत ही मजबूती के साथ कही थी कि इस बार मानसून अच्छा रहने वाला है। और आपने जब जब जो कहा, हमने आपको कई बार जोड़ा, हमने बहुत डिटेल सवाल आपसे पूछे कि अप्रैल के महीने में कितनी बारिश होगी, मई में कितनी होगी, जून में कितनी होगी, जुलाई में कितनी होगी, अगस्त में कितनी होगी। तो आपने हर महीने का जो अलग अलग फोरकास्ट दिया वो भी बिल्कुल ठीक निकला। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो बात आपने कही वो भी ठीक निकला, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब, और पहला सवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अलवर से। पूछिए सर, दिवाली तक चना 5500 रुपये हो जाएगा या नहीं होगा? 5500 रुपये तक, अच्छा ओके ठीक है। वीरेंद्र जी, क्या लगता है आपको, दिवाली तक चने का भाव 5500 रुपये तक जा सकता है क्या? क्या संभावना आपको दिख रही है? मुझे थोड़ा कम लग रहा है वैसे, अगर गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं आता है और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने जो कल्याण योजनाएं बनाई है, फ्री राशन की वो चालू रहती है या इसमें इजाफा होता है, तो 5500 हो सकता है। बट अगर गवर्नमेंट इस तेजी को जमाखोरी मान के कोई सख्त कदम उठाए तो इक्वली चांसेस है कि ये वापस 4042 हो जाए। अच्छा ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगला सवाल है अक्षय का, कानपुर से हैं। पूछिए अक्षय। ये हमारा सवाल वीरेंद्र जी से है। हमने पिछले हफ्ते आपसे बात किया था वीरेंद्र जी से, तो उन्होंने बताया था कि सोना 50-51,000 250 पे और 50,900 पे 100 ग्राम मिनी लॉट खरीदने चाहिए। 50,000 का स्टॉप लॉस लगा के 1.5-2 महीने में 54,000-55,000 का टारगेट बताया था। और आपके यहाँ चैनल पे आज बताया गया है कि सोना 50,000 से नीचे भी आ सकता है, 49,000 और 48,000 भी आ सकता है। तो उनसे पूछना चाहते हैं, क्या यहाँ से माइनस करके 49,500 या 48,500 के भाव का इंतजार किया जा सकता है कि खरीदारी में बने रहें, और कौन सा स्टॉप लॉस रहे जो उड़े ना जाए ना? ठीक है, ये सवाल आपने ठीक पूछा है, लेकिन जो बात आपने कही कि चैनल पे बताया गया था, हाँ आज सुबह हमारे कुछ एक्सपर्ट ने बताया था,
लेकिन उनका ये कहना था कि डाउन साइड रिस्क आपको माइंड में लेकर चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड में मंदी है। 2000 रुपए उन्होंने ये बताया था कि 2000 रुपए आपको माइंड में लेकर चलना है कि कभी भी गिरावट आ सकती है, लेकिन उसके बाद तेजी ही है। तो मतलब हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आ जाए, लेकिन ओवरऑल तेजी ही बताई उन्होंने और आगे के लिए उन्होंने बाइंग का ही व्यू दिया था। बीरेन जी, लेकिन आप क्या सुझाव देंगे अक्षय को? मैं ऐसा मानता हूँ कि अलग अलग लोगों को फॉलो करने के लिए बजाय किसी एक को ही फॉलो करना चाहिए जिसपे अपना कॉन्फिडेंस है। गाड़ी को अगर 3 लोग स्टीयरिंग पकड़ गए तो 100% एक्सीडेंट होता ही। तो बेटर है कि एक ही आदमी गाड़ी चलाए और बाकी का राइड को एंजॉय करे। चलिए, मान लीजिए अभी आपको ही फॉलो किया जा रहा है, आप ही गाड़ी चला रहे हैं, बताइए सर क्या करना चाहिए अब? मैं ऐसा मानता हूं कि कैश और अपॉर्चुनिटी जिसके पास दोनों है वो इस मार्केट में पैसा कमाएगा, अच्छा कमाएगा। और दूसरा कि जिनका ऐसा जिद है कि नहीं मुझे लॉस करना ही नहीं है, तो इनको ये मार्केट छोड़ देना चाहिए। जहां तक मेरा जो व्यू का सवाल है तो मैं मानता हूं वो 50,600-500 ये करंट लेवल है, वो बाइंग का लेवल है। 50,000 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए, मिनी में काम करना चाहिए। और लंबे समय का यानी 2-3 महीने का जो मेरा टारगेट है 53,300 54,500 वो अभी भी बरकरार है। बीरेन जी अपने पुराने लेवल पे अभी भी मतलब मजबूती से टिके हुए हैं, अपनी पुरानी राय पर वो मजबूती से टिके हुए हैं और उनका मानना है कि बिल्कुल ये लेवल गोल्ड में बाइंग का लेवल है और आगे इसमें तेजी ही रहेगी और गोल्ड मिनी में ट्रेड करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला सवाल है राजेश पटेल का। पूछिए पटेल साहब। मैं वीरेंद्र वकील जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्रूड का 7 दिन के अंदर क्या भाव 3200 तक जा सकता है, 3 या 200 तक? क्रूड का, अच्छा 7 दिन तक क्रूड का भाव क्या हो सकता है, बताइए बीरेन जी। क्रूड में अभी तो मार्केट थोड़ा कमजोर हो रहा है, जिसका मेन वजह ब्रांड के साथ साथ रुपये का मजबूत होना है, क्योंकि रुपये बेहद मजबूत हो गया है पिछले एक वीक में। फिलहाल मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद 3,100 के ऊपर निकलना मुश्किल है, लेकिन विश्व में काफ़ी जगह पे वॉर लाइक सिचुएशन है, टेंशन काफ़ी ज़्यादा है पॉलिटिकली, तो उसमें कहीं कोई गड़बड़ आ गई तो हो सकता है कि ये वापस ब्रेंट 45 या इंडियन टर्म्स में क्रूड 3200 आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल है रमेश का, मुंबई से है। पूछिए रमेश जी। सर निकल भाई है मेरा 1140 से, तो अभी क्या बने रहे इसमें कि निकल जाए, क्या करें? 1140 1140 के भाव पर आपने निकल खरीदा है। अनुज जी बताइए क्या करना चाहिए, इनको बने रहें या निकल जाएं? देखिए बेस मेटल्स में हमने हायर लेवल से कुछ सेलिंग आते हुए देखा है। लास्ट वीक भी हमने गिरावट बनते हुए देखी थी। मुझे लगता है कि अगर एट कॉस्ट 1135 1140 तक मिले तो वहाँ पर निकल जाए, क्योंकि हमें लगता नहीं कि हायर लेवल्स पे मार्केट और ऊपर जाएगा। यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि जिस तरह डॉलर में स्ट्रेंथ आई है उसकी वजह से हो सकता है कि मेटल्स में अगेन गिरावट देखने को मिले। तो हमारी सलाह है कि थोड़ा बाउंस बैक मिलता है, एट कॉस्ट पोजिशन आती है तो वहाँ पे निकल जाए। ठीक है अनुज जी, कल के लिए एग्री मार्केट में तो जबरदस्त गिरावट है, एग्री में तो पूरी लाली छाई हुई है। कल का एग्री मार्केट आपको कैसा दिखता है? देखिए गिरावट के पीछे रीजन ये है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायरी की तरफ भी है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी यहाँ पर है, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि क्योंकि इस बार मानसून काफी अच्छा रहा है और कहीं कहीं हमने क्रॉप को खराब होते हुए भी देखा है, जैसे सोयाबीन की अगर बात करें या और हम देखें तो पल्सेस स्पाइसेस के अंदर भी हमने काफी अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड देखी है। चना ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें। ट्रेंड एग्री के अंदर पॉजिटिव ही है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमारी अभी भी एग्री के अंदर है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जब ट्रेड करें, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करें और अगर बाय की पोजीशन बनाएं, ग्वार स्ट्रीट में खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में टारगेट 3980 तक देखने को मिल सकता है। सोयाबीन के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर में टारगेट अगेन 3890 से लेकर 3900 रुपये तक मिल सकता है। और अगेन टर्मरिक के अंदर भी खरीदारी की जा सकती है, ऊपर में टारगेट करीबन अगेन 6000 रुपये तक देखने को मिल सकता है। तो एग्री के अंदर हमें लगता है कि डिमांड की वजह से और काफी अच्छे यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को। ठीक है,
अगला सवाल है गोपाल का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। सर जी वकील जी सवाल है, गुहार सीट पे, अब गुहार की पूछिए। बिजाई तो कम है और स्टॉक भी कम है, तो ये 5,000 हो सकता है क्या सीजन तक 2 महीने में? बताइए वकील साहब। ग्वार फिलहाल जो हम करीबन 2 साल से जो रेंज देख रहे हैं वही रेंज में रहेगा। 36-37 के आसपास डिमांड आएगी और 42-43 के आसपास इसमें सेलिंग आएगी। 42 के ऊपर ये टिक नहीं पाता है क्योंकि हेजर्स इसमें एक्टिव हो जाते हैं और खास तो ग्वार गम का जो बोझ है थोड़ा वो उसको दबा रहा है। ठीक बात। ओके, ये रहा आपकी ग्वार के ऊपर, लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। ओके अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल क्रूड में रहेगी, जहां पर हमने बिकवाली की सलाह दी है। 2900 के आसपास बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 2960 का रहेगा, टारगेट 2810 तक हो सकता है। आपकी कॉल बीरेन जी। सोयाबीन ऑयल अक्टूबर में 885 में शॉर्ट प्रेफर दूंगा, 897 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 865 का रहेगा। आपकी आखिरी कॉल। हमारी कॉल बेस मेटल में से रहेगी। हमने जिंक को चुना है, जिंक में बिकवाली करके चले 194 में, स्टॉप लॉस 196 का रहेगा, टारगेट 191 तक हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।